इस वीडियो में हम समझते हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को, जिसे हम एलडीए भी कहते हैं। तो इस वीडियो में जो हम एलडीए डिस्कस करने वाले वो सिर्फ एक प्रेडिक्टर के लिए करने वाले, मतलब नंबर ऑफ प्रेडिक्टर 1 होंगे और उसके बेसिस पे हमारा एक रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा। तो इसके लिए हम जो डेटा सेट यूज करने वाले इस बार वो करेंगे हमारा डिफॉल्ट डेटा सेट। तो पहले क्या करेंगे, हम हमारा डेटा सेट लोड करेंगे। उसके बाद में जो एलडीए के बिहाइंड थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे फॉर पी इक्वल्स टू 1, मतलब प्रेडिक्टर इक्वल्स टू 1। और उसके बाद मॉडल फिटिंग को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट में हम जो हमने थ्योरी डिस्कस की उसके बेसिस पे जो हमारे प्लॉट्स बनेंगे उसके भी हम प्लॉट करके देखेंगे, जिससे आपको ये समझने में और आसान जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हमारा डेटा लोड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पैंडास का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट पैंडास एच पी डी। तो ये हमारी लाइब्रेरी लोड हो चुकी है। तो हमारा डेटा होल्ड करने के लिए अभी एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैं लेता हूँ डिफॉल्ट अंडरस्कोर डेटा। और जो मेरा डेटा अवेलेबल है वो है जस्ट एक फोल्डर पीछे, डेटा सेट्स फोल्डर में डिफॉल्ट डॉट सी एस वी। अभी ये जो डेटा है डिफॉल्ट डेटा सेट और ये जो नोटबुक है कोडिंग नोटबुक, मैं आपको एक गिटहब रेपो में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जो गिटहब रेपो की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी एक बार हम इस डेटा को चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट डेटा डॉट हेड। तो ये डिफॉल्ट डेटा सेट क्या है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए। अब इन ऑब्जर्वेशन में ये जो डिफॉल्ट वेरिएबल है ना, ये रहेगा हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल। और एलडीए के लिए हम एक प्रेडिक्टर यूज करने वाले, तो एक प्रेडिक्टर होगा बैलेंस, मतलब बैलेंस के बेसिस पे हम जो डिफॉल्ट रिस्पॉन्स वेरिएबल है उसको प्रेडिक्ट करना चाहेंगे। और ये डिफॉल्ट क्या बता रहा है इस डेटा सेट में कि कोई अगर कोई क्रेडिट कार्ड कस्टमर है वो अपने क्रेडिट कार्ड बिल पे डिफॉल्ट करेगा या नहीं। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है और रिस्पॉन्स वेरिएबल है उसको सेपरेट कर लेते हैं हमारा डेटा सेट में से। तो इसके लिए भी मैं एक वेरिएबल लूंगा। मैं लूंगा एक्स इक्वल्स टू डिफॉल्ट डेटा। इसमें से मेरा प्रेडिक्टर कौन सा होगा, वो होगा बैलेंस। रन करते एक बार एक्स को चेक कर लेते। तो ये हमारा जो बैलेंस प्रेडिक्टर है ये अभी सेपरेट हो चुका है। इसी तरीके से जो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल है मतलब डिफॉल्ट, उसे भी हम सेपरेट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे y इक्वल्स टू डिफॉल्ट डेटा। इसमें से मेरा रिस्पॉन्स कौन सा होगा, वो होगा डिफॉल्ट। रन करते पर y चेक कर लेते। तो ये अभी हमारा y भी सेपरेट हो चुका है। अभी हमने हमारे डेटा सेट का ओवरव्यू भी ले लिया और हमारे प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स वेरिएबल को सेपरेट भी कर लिया। अभी हम एलडीए के बिहाइंड जो एलडीए हम सीखने वाले हैं पी इक्वल्स टू 1 के लिए, के बिहाइंड जो थ्योरी है ना उसको एक बार समझ लेते हैं। अभी एलडीए डिस्कस करने से पहले हम बेस क्लासीफायर क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। अब इसका हम ओवरव्यू लेंगे, इसके ज़्यादा डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं। अभी बेस क्लासीफायर क्या करता है, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन एक्स है ना, उसको किसी भी पर्टिकुलर क्लास के में क्लासीफाई करेगा अगर उस क्लास के लिए एक्स की जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो सबसे हाई होती है। अब ये जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है ना ये दिख जाती है कुछ इस फॉर्मूले से। अब ये जो फॉर्मूला है आप देखोगे ये इंस्पायर्ड है बेस थ्योरम से। अब बेस थ्योरम के बेसिस पे ही बेस क्लासीफायर बनता है। इस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे ये जो पाई के है ना, इसे हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर आपके पास कंसिडर कीजिए नंबर ऑफ क्लासेस 3 है, उन 3 क्लासेस में कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी। प्रायर प्रोबेबिलिटी में आपको जो एक्स है ना इसका कोई नॉलेज नहीं होता, मतलब आपने अभी तक एक्स को देखा भी नहीं है, बस आप क्लासेस में देख रहे हो कि किसी पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है उस पूरे डेटा सेट में। तो ये जो पाई के है ये हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में ये जो एफ के ऑफ एक्स है ना इसे हम कहते हैं डेंसिटी फंक्शन। अब जैसे प्रायर प्रोबेबिलिटी में आपको एक्स का कोई नॉलेज नहीं था, अब ये जो डेंसिटी फंक्शन है ना इसमें आपको एक्स और के दोनों पता है। यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए एक्स की डेंसिटी देखना चाहते हो, यही है हमारा डेंसिटी फंक्शन। अभी बेस क्लासीफायर का ना एक ड्रॉबैक है, इसे आप रियल वर्ल्ड डेटा पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बेस क्लासीफायर के लिए आपको जो एक्स है ना प्रिडिक्टर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। पर रियल वर्ल्ड डेटा में हमें ये कभी पता नहीं होता। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बेस क्लासीफायर का अप्रोक्सीमेशन ही क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो बेस क्लासीफायर है ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है हर एक क्लासीफायर के लिए। का जो एरर रेट होता है ना वो सबसे मिनिमम होता है, इससे कम मिनिमम रेट किसी भी क्लासीफायर का हो नहीं सकता। तो जो कि हमें बेस क्लासीफायर हम रियल वर्ल्ड डेटा में यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्लासिफिकेशन मेथड जैसे एलडीए ये क्या करती है, बेस क्लासीफायर का अप्रोक्सीमेशन करने को ट्राई करती है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमें ये एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है इसकी वजह से हमें ये जो प्रायर प्रोबेबिलिटी और ये जो डेंसिटी फंक्शन है इनकी रियल वैल्यूज कभी पता नहीं हो सकती।
तो हमें क्या करना होता है, हमारे हाथ में जो डेटा है ना उसके बेसिस पे इनकी वैल्यू एस्टिमेट करनी होती है, और इनकी वैल्यू एस्टिमेट करके ही हम इसे बेस क्लासिफायर के फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है ना इसे एस्टिमेट करना आसान है, और ये जो डेंसिटी फंक्शन है ना इसे एस्टिमेट करना चैलेंजिंग है। अब ये जो डेंसिटी फंक्शन है इसे भी एस्टिमेट करने के लिए आपको और पैरामीटर्स लगेंगे, वो पैरामीटर्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी एलडीए क्या करता है, ये जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है इसको एक डिफरेंट वे से एस्टिमेट करता है। हम इसके आगे नायू बेस और क्यूडीए मतलब क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी पढ़ेंगे। उसमें ये जो डेंसिटी फंक्शन एस्टिमेट करने का टेक्निक है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके बाद में ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू के गिवन x इक्वल्स टू x, इसे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अभी एलडीए पे आते हैं। अभी ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एलडीए क्या कर रहा है, ये बस ट्राई कर रहा है बेस क्लासिफायर का अप्रोक्सीमेशन क्रिएट करने के लिए, मतलब बेस क्लासिफायर जैसा एक मॉडल क्रिएट करने के लिए। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि एलडीए में क्या कर रहे हैं हम, ये जो डेंसिटी फंक्शन है ना इसे बस एक डिफरेंट तरीके से एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस करने होते हैं। तो हम एलडीए में सबसे पहला अजम्पशन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब कंसिडर कीजिए हमारे पास दो क्लासेस है, इन दोनों क्लासेस के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कुछ नहीं, एक बेल शेप कर्व होता है। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज है ना वो मीन के पास लाई करती है, और जितना आप मीन से दूर जाओगे वहाँ पे ये जो क्लासेस के वैल्यूज है इनका ऑकरेंस आपको कम मिलेगा। दूसरा क्या अजम्पशन करते हैं हम कि अगर दो क्लासेस है तो दोनों क्लासेस के लिए जो वेरिएंस है ना वो सेम है, यहाँ पे कोई क्लास स्पेसिफिक वेरिएंस नहीं है। ये दो अजम्पशन लेके ही हम जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था डेंसिटी फंक्शन के अंडर भी कुछ और पैरामीटर्स है, और इन अजम्पशन के बेसिस पे उन पैरामीटर्स को हम एस्टिमेट करते हैं, और बाद में जो हमें एस्टिमेटेड पैरामीटर्स मिलते हैं उसके साथ हम ये जो डेंसिटी फंक्शन है उसको बेस क्लासिफायर में प्लग करते हैं। मतलब हम सिंपली ये जो डेंसिटी फंक्शन है इसकी वैल्यू हम जो बेस क्लासिफायर है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी इस वीडियो का जो मेन फोकस है मतलब एलडीए फॉर पी इक्वल्स टू 1। अब इसमें जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है हम अज्यूम करते हैं कि वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो दिया जाता है कुछ इस फॉर्मूले से। पहले मैंने क्या कहा था कि ये जो डेंसिटी फंक्शन है इसका अजम्पशन करने के बाद हम इसे बेस क्लासिफायर में सिंपली सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जब आप इसे बेस क्लासिफायर में सब्स्टिट्यूट करते हो ना उसके बाद मिलता है आपको एक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन जो दिया जाता है कुछ इस। अब ये फॉर्मूला में आप देखोगे यहाँ पे म्यू के ऊपर हैट है, सिग्मा स्क्वायर के ऊपर हैट है, और पाई के ऊपर हैट है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो डेंसिटी फंक्शन है ना इसके लिए भी हमें कुछ पैरामीटर्स एस्टिमेट करने होते हैं। तो यही एस्टिमेटेड पैरामीटर्स है हमारे, जो है म्यू के मतलब क्लास स्पेसिफिक मीन, उसके बाद में पाई के जो है हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी, और सिग्मा स्क्वायर। और आप देखोगे सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि एलडीए में जो वेरिएंस है वो हम सभी क्लासेस के लिए कॉमन कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी क्लास स्पेसिफिक वेरिएंस नहीं होता, तो इसलिए सिग्मा हैट स्क्वायर ये जो वेरिएंस है हमारा यहाँ पे आपको के नहीं दिखेगा सबस्क्रिप्ट में। तो अब जैसे ही हमें हमारे पैरामीटर्स के एस्टिमेटेड वैल्यूज मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है ना इसकी वैल्यू जिस भी क्लास के लिए, जिस भी पर्टिकुलर क्लास के लिए सबसे ज्यादा होंगी उस ऑब्जर्वेशन एक्स को हम उस क्लास में क्लासीफाई कर देंगे। यही था हमारा एलडीए फॉर पी इक्वल्स टू 1। अभी हम हमारे मॉडल फिटिंग के प्रोसेस के साथ कंटिन्यू करते हैं। अभी हम एसकेलन के थ्रू एलडीए को फिट करेंगे, तो सबसे पहले हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फ्रॉम एसकेलन डॉट डिस्क्रिमिनेंट अंडरस्कोर एनालिसिस इंपोर्ट लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ये रन कर दे और हमारा जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसका एक इंस्टेंस बनाना है, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल लेंगे। मैं लेता हूँ एलडीए इक्वल्स टू लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, और यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट पास करना होगा। अगर आप वो नहीं करते तो भी चलता है, पर मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि हमें 3 पैरामीटर्स मिलेंगे एस्टिमेटेड, जो हो गए म्यू के मतलब मीन, पाई के मतलब प्रायर प्रोबेबिलिटी, और सिग्मा स्क्वायर जो था हमारा वेरिएंस। तो आपको अगर वेरिएंस भी स्टोर करना है ना तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक आर्गुमेंट देना होगा, वो है स्टोर अंडरस्कोर कोवेरियंस इक्वल्स टू ट्रू। रन कीजिए और ये हमारा इंस्टेंस जो है वो बन चुका है। अभी इंस्टेंस बनने के बाद हमें क्या करना है, हमारे जो प्रेडिक्टर है और रिस्पॉन्स है उनको सिंपली यहाँ पे फिट मेथड के थ्रू पास करना है। तो मैं लिखता हूँ एलडीए डॉट फिट, और सबसे पहली जो आर्गुमेंट जाएगी यहाँ पे वो है हमारे प्रेडिक्टर्स, वो है हमारे एक्स में स्टोर, और दूसरे है रिस्पॉन्स, वो है हमारे वाई में स्टोर। करते हैं रन,
और ये जो हमारा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है फॉर p इक्वल्स टू 1 ये यहाँ पे फिट हो चुका है। अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे जैसे लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा जब भी हम मॉडल फिट करते थे और हमें कोएफिशिएंट की वैल्यूज देखनी होती थी तो हम क्या करते थे, मॉडल में सिंपली कॉल करते थे इंटरसेप्ट, और यहाँ पे भी हमें एक इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल चुकी है। बाद में हम दूसरे कोएफिशिएंट चेक करने के लिए भी हम मॉडल पे कॉल करते थे LDA.COEF, इसकी भी आपको एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी। पर ये जो हमारे कोएफिशिएंट्स है ना, ये वो नहीं है जो हमने एस्टिमेट किए थे LDA के थ्रू। ये जो कोएफिशिएंट है ये यूज होते हैं प्रेडिक्शन के लिए। अब ये जो हमारा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है जो हमने देखा था वो एक लीनियर फंक्शन है एक्स का। तो इसीलिए जब हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो ये जो वेरिएबल्स आप देख रहे हो जो हमने एक्सेस किए इंटरसेप्ट और COEF के थ्रू, ये यूज होते हैं, ना कि जो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स है। वो जो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स है वो हम कैसे एक्सेस करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अगर म्यू के मतलब क्लास स्पेसिफिक मीन देखना है ना आपको, तो आपको सिंपली करना है LDA डॉट मीन्स स्कोर, क्या आप रन कीजिए। आप देखिए आपको यहाँ पे 2 मीन मिल चुके। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास स्पेसिफिक मीन देखे थे म्यू के, मतलब हर एक क्लास के लिए सेपरेट मीन होगा। और जो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल है y, उसमें क्या है, 2 ही वैल्यूज है, यस और नो, इसलिए हमें यस और नो दोनों के लिए 2 मीन मिल चुके। वैसे ही आपको अगर प्रायर प्रोबेबिलिटी चेक करनी है जो है हमारा पाई के, आपको टाइप करना है LDA डॉट प्रायर्स अंडरस्कोर, और आप ये रन कीजिए। तो आप देखिए 2 क्लास थे तो यहाँ पे 2 प्रायर प्रोबेबिलिटी मिली। आप यहाँ पे ये भी नोटिस कीजिए कि जो यहाँ पे ये पहला क्लास है ना, इसकी जो प्रायर प्रोबेबिलिटी वो बहुत हाई है, मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई है। और ये जो दूसरा क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है हमारे डेटा सेट में, इसके लिए इसकी जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत कम है। अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊँ कि पहला क्लास कौन सा इसने अज्यूम किया, आप सिंपली कॉल कीजिए LDA डॉट क्लासेस। तो आप देखिए ये जो नो कैटेगरी है ना हमारी, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत है हमारे डेटा सेट में। डिफॉल्ट इक्वल टू नो के लिए हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, और जो डिफॉल्ट इक्वल टू यस है ना, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये बहुत लो है। तो इसका इफेक्ट जो है ना, मैं आपको प्लॉटिंग के वक्त दिखाऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या है। और अभी के लिए हम हमारा जो तीसरा पैरामीटर है, मतलब जो हमारा वेरिएंस है, उसे भी एक बार देख लेते हैं। और वेरिएंस आपको एक्सेस करने के लिए सिंपली टाइप करना है LDA डॉट कोवेरियंस, आप रन कीजिए। तो आप देखिए LDA के अंडर हमारे 2 में से एक अजम्पशन होता है, जो वेरिएंस है वो सभी क्लासेस के लिए सेम होता है। भले ही यहाँ पे हमारे 2 कैटेगरीज थे, 2 क्लासेस थे, यस और नो, हमारा वेरिएंस यहाँ पे एक ही है हमारे अजम्पशन की वजह से। अभी आगे हम क्या करते, ये जो हमारा एक्स है बैलेंस, इस पे हम हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज निकालते। पर ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है ये बहुत सारे, तो हम क्या करते, जो हमारा बैलेंस है ना उसकी कुछ लीनियरली स्पेस 300 वैल्यूज लेते और उसके बेसिस पे हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालते, और बाद में उसी डेटा का यूज करके हम हमारे प्लॉट्स क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम नंपाई का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले नंपाई को इंपोर्ट कर लेता हूँ, लिखता हूँ इंपोर्ट नंपाई एस एन पी, रन करते कि हमारा जो नंपाई है वो इंपोर्ट हो चुका है। अभी हम जो रैंडम वैल्यूज क्रिएट करेंगे हमारे डेटा के लिए, तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करते, मैं लिखता हूँ एक्स एक्स अंडरस्कोर वैल्स, ये हमारे रैंडम डेटा वैल्यूज को होल्ड करेंगे। अब जो मेथड मैं यूज करने वाला हूँ नंपाई के थ्रू वो है लिनस्पेस, np डॉट लिनस्पेस। ये मेथड क्या करती है, आपको कोई भी एक रेंज में लीनियरली स्पेस वैल्यूज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कोई भी रैंडमली रेंज नहीं लेंगे, हम वही रेंज लेंगे जो हमारी प्रेडिक्टर्स की थी। इसमें से अगर मिनिमम वैल्यू मुझे लेनी, मैं लूंगा एक्स डॉट मीन, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी प्रेडिक्टर्स की, मैं एक्सेस करूंगा एक्स डॉट मैक्स। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारा प्रेडिक्टर्स है बैलेंस की जो मिनिमम वैल्यू है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बीच मुझे कोई भी रैंडम 300 वैल्यूज दे दो। अब वो 300 पास करना है मुझे यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट। अब ये मुझे 300 वैल्यूज तो प्रोवाइड करेगा, पर ये मुझे सिंगल डिमेंशन में करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक्स वेल्स, अगर हम इसे रन करते और आप अभी यहाँ पे देखोगे हमारा जो एरे है वो 2 डिमेंशनल है, मुझे लगा ये 1 डिमेंशनल रिटर्न करेगा, पर वो यहाँ पे 2 डिमेंशनल है। अगर हमें ये 1 डिमेंशनल मिलता तो हमें इसे 2 डिमेंशनल में कन्वर्ट करना होता, पर ये ऑलरेडी 2 डिमेंशन में। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉडल है ना वो हमने sklearn के थ्रू फिट किया था, उसमें जो हमने प्रेडिक्टर यूज किया था वो एक डेटा फ्रेम था, तो हम डायरेक्टली ये जो नंपाई एरे वहां पे पास नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें इसे भी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स अंडरस्कोर वैल्स अंडरस्कोर df, बस ये कुछ नहीं, जो हमारा एक्स वैल्स है ना उसका एक डेटा फ्रेम ये होल्ड करेंगे। मैं लेता हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, और मैं लिखूंगा एक्स अंडरस्कोर
वेल्स, और मुझे यहाँ पे कॉलम का भी नेम देना होगा। कॉलम का नेम हमें सेम देना है जो हमने हमारे प्रेडिक्टर्स को दिया था, वो था कॉलम्स इक्वल्स टू बैलेंस। रन करते और ये जो हमारा डेटा फ्रेम है वो बन के तैयार है। अगर हम इसकी सिंपली वैल्यूज देखें तो आप देखिए ये कुछ नहीं, एक डेटा फ्रेम है, वैल्यूज सेम है, बस ये एक डेटा फ्रेम। अभी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं, हमें एक मेथड कॉल करनी है हमारे एलडीए मॉडल पे। तो ये जो वैल्यूज है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज के, इन्हें भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं, मतलब हमें ये प्लॉटिंग के वक्त काम आएंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ पोस्टीरियर, कि हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटीज। अभी एलडीए मॉडल पे जो मेथड मुझे कॉल करनी है वो है एलडीए डॉट प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे जो मेथड का नाम है इसके लिए वो है प्रेडिक्ट अंडरस्कोर PROB। प्रोबेबिलिटीज पूरा नहीं है यहाँ पे, बस PROBA है। मैं यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो पास करता हूँ, वो है हमारा x अंडरस्कोर वैल्स अंडरस्कोर डी अपनी। जब हम रन करते तो आप देखोगे कि हमारे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो चुके हैं। अगर हम इसकी वैल्यूज देखना चाहें, ये एक डेटा फ्रेम नहीं है, ये भी एक एरे ही है। सिंपली हम इसकी सिंपली 10 वैल्यूज देखते हैं पहले। तो आप देखिए दो क्लासेस के लिए दो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो चुकी है। अगर आपको क्लासेस देखने हैं तो सिंपली हमें क्या करना है, वही एलडीए डॉट क्लासेस। तो आप देखोगे ये जो पहली प्रोबेबिलिटी है ये नो क्लास के लिए, और ये जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो है यस क्लास के लिए। अब ये जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज है ना, ये हम बाद में यूज किसके लिए करने वाले हैं, ये हम यूज करने वाले हैं डिसीजन बाउंड्री बनाने के लिए। अब डिसीजन बाउंड्री पे जो प्रोबेबिलिटी होती है ना दोनों क्लास ऑकर करने की, वो होती है 5। मतलब 50% चांस है कि वो यस क्लास को भी बिलोंग कर सकता है, डिफॉल्ट इक्वल टू यस को भी बिलोंग कर सकता है, और डिफॉल्ट इक्वल टू नो को भी बिलोंग कर सकता है। तो उसे ही हम कहते हैं डिसीजन बाउंड्री। और डिसीजन बाउंड्री के लिए हमें यहाँ पे यस और नो दोनों की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक से भी काम चल जाएगा। क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि इन सब प्रोबेबिलिटीज में 0.5 प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे 0.5 प्रोबेबिलिटी होंगी मतलब 50% प्रोबेबिलिटी होंगी, वहीं पे हमारी डिसीजन बाउंड्री लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है ना, इसमें से सिंपली जो हमारा यस क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी सेपरेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे हमारे एरे को स्प्लिट कर देता हूँ, मैं लेता हूँ पूरे वैल्यूज, और उसमें से सिर्फ जो नो क्लास है जो हमारी सबसे पहली प्रोबेबिलिटी है मतलब 0th इंडेक्स पे, तो हम एक्सेस करते हैं। ये हो चुका है। अभी आप देखोगे ये जो हमारी प्रोबेबिलिटीज है ना वो एक 1 डिमेंशन एरे में मिल चुके हैं हमें। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ नो क्लास की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे सेपरेट कर ली है। प्लॉटिंग के लिए जो पैकेजेस हम यूज करेंगे वो है हमारा सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब। तो हम उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SLT। दूसरा जो मैं यूज करूंगा वो है सीबॉर्न। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट का स्पेलिंग गलत हो चुका है, इंपोर्ट सीबॉर्न एस। रन करते, सीबॉर्न का भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो चुका है, इसे करेक्ट करते, और ये हमारे दोनों पैकेजेस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके। अभी हमें क्या करना है, प्लॉटिंग ही करनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करते। अब मैंने आपको कहा था ना हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते, और वो एक बेल शेप कर्व होता है। तो वही बेल शेप कर्व हम यहाँ पे हमारे जो डेटा है यस और नो दोनों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SNS डॉट डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करने के लिए जो हमारे KDE प्लॉट मेथड है उसका यूज करूंगा, KDE प्लॉट। और यहाँ पे हमें सबसे पहली जो आर्गुमेंट देनी होती है वो होता है हमारा डेटा। तो यहाँ पे जो डेंसिटी कर्व है वो 2 आएगी, कि हमारी जो कैटेगरीज थी ना वो 2 है डिफॉल्ट के लिए, वो है यस और नो। सबसे पहले हम यहाँ पे यस के लिए हमारा जो कर्व है वो प्लॉट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ डेटा इक्वल्स टू, अब मुझे जो हमारा डिफॉल्ट डेटा था उसमें से जो यस कैटेगरी है डिफॉल्ट की वो सेपरेट करनी है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी फिल्टरिंग करनी होगी। तो मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट डेटा। अब फिल्टरिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पास करना है कि आपको कौन सी वैल्यूज चाहिए। मुझे चाहिए डिफॉल्ट डेटा में से जो मेरा डिफॉल्ट है इस वेरिएबल के लिए जहाँ पे भी वैल्यूज इक्वल्स टू यस हो, मुझे बस वही ऑब्जर्वेशन चाहिए। दूसरी आर्गुमेंट यहाँ पे जो जाती है वो है हमारा एक्स। तो एक्स का रहेगा हमारा, एक्स एक्सिस पे होगा हमारा बैलेंस। मैं लिखता हूँ बैलेंस। के बाद में हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके हम एक लेबल भी दे देते हैं। मैं लिखता हूँ लेबल इक्वल्स टू डिफॉल्ट, हम डिफॉल्ट यस करके बोलेंगे, डिफॉल्ट इक्वल्स टू एस। रन करते, आप देखोगे हमारा डिफॉल्ट इक्वल टू यस के लिए प्लॉट यहाँ पे हो चुका है। फिर हमें सिंपली क्या करना है, नो के लिए भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। सिंपली हमारा जो डेटा है ना यहाँ पे यस की जगह आएगा नो, और यहाँ पे भी डिफॉल्ट इक्वल टू
नो हो जाएगा लेबल। रन कर दे तो आप देखिए यहाँ पे 2 प्लॉट यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ये ब्लू है यस के लिए और ये जो हमारा ऑरेंज है ये है नो के लिए। अभी मैंने कहा था जो हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है उसके बेसिस पे हम हमारे डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करेंगे। अब डिसीजन बाउंड्री के बाद मैं आपको प्रेडिक्शंस करके भी दिखाऊंगा कि ये डिसीजन बाउंड्री हमें कैसे हेल्प कर रही है प्रेडिक्शन के लिए। तो डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज ढूंढनी है जो 0.5 हो। इसके लिए भी हम एक टेक्निक यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक सिंपली सेल इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0। अब एग्जैक्टली 0 तो नहीं हो सकती, वो 0 के आसपास हो सकती। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज है ना, इसमें से सिंपली 0.5 को माइनस करता हूँ। क्योंकि नियरली 0 मतलब अगर वो 0.5 होंगी तो 0.5 माइनस करने के बाद वो नियरली 0 ही हो जाएंगी। अगर आप इसे रन करते हो आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब इसमें से कुछ निगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ निगेटिव वैल्यूज भी जो 0 के आसपास ही। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ। मतलब हमें यहाँ पे साइन का कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं लिखता हूँ np डॉट एप्स। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो आ चुकी है। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आपको मिलेंगे नहीं। अभी मुझे क्या चाहिए कि इसमें से कौन सी वैल्यू है जो 0 के बहुत पास है। मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। क्योंकि अगर 0.5 में से आप 0.5 माइनस करोगे वो 0 हो जाएगा। अब हमें एग्जैक्टली 0 नहीं मिल रहा तो 0 के आसपास की कोई वैल्यू चाहिए। अब मुझे एक ऐसी यहाँ पे वैल्यू ढूंढनी है जो यहाँ पे मिनिमम। अब मुझे वो वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे बस उसका इंडेक्स चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली लेता हूँ np डॉट आर्क min। ये क्या करता है, मुझे उस वैल्यू का इंडेक्स देता है जहाँ पे ये वैल्यू मिनिमम। इसे रन करता हूँ तो आप देखिए इंडेक्स 226 पे जो हमारी वैल्यू है वो मिनिमम है। अब इंडेक्स 226 पे हमारी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो सबसे लो है। मतलब उसका जो प्रेडिक्टर है ना वो हमारा x की वैल्यू है। मतलब उस x की वैल्यू के लिए हमारी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो नियर टू डिसीजन बाउंड्री। अभी हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा हमने यूज किया था वो था x वेल्स। आप देखोगे वो था x वेल्स, उसे हमने बाद में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था पर वैल्यूज तो सेम ही है। तो हमें x वेल्स में से 226 इंडेक्स पे देखना होगा कि कौन सी वैल्यू ऑकर कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे जो x वेल्स है में से सिंपली 226 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है देखते हैं। तो आप देखिए वो है 2006। अब इस प्रेडिक्टर वैल्यू के आसपास ही हमारी डिसीजन बाउंड्री हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, ये इंडेक्स को एक बार स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, रन करते हैं तो हमारा ये डिसीजन बाउंड्री के लिए जो इंडेक्स है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो एक्स वैल है ना इसे भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे ही यूज करना है प्लॉटिंग के लिए। मैं इसको एक वेरिएबल नेम देता हूँ डिसीजन। यही हमारी डिसीजन बाउंड्री है। और ये जो इंडेक्स हम कैलकुलेट किया था इसे भी यहाँ पे पास ही कर देते हैं। ये हमारी डिसीजन बाउंड्री यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। मुझे अभी क्या करना है, इस डिसीजन बाउंड्री को हमारे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। अब इसके लिए जो मैं मेथड यूज करूंगा वो यूज करूंगा plt डॉट axvline। ये क्या करती है, हमारे प्लॉट पे एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करती है। अब यहाँ पे पहली आर्गुमेंट क्या जाएंगी, हमारी वैल्यू। और हमारी वैल्यू क्या है, सिंपली डिसीजन बाउंड्री। उसके बाद में हम इसे कलर भी दे देते, कलर इक्वल्स टू ग्रीन ले लेते। और मैं लाइन स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ पे, पर हाँ चलो दे ही देते हैं लाइन स्टाइल इक्वल्स टू। लाइन स्टाइल्स भी बहुत तरीके के होते हैं। हम लेते हैं एक डैश लाइन, इसे लेबल भी दे देते हैं हम ताकि इसे रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाए। हम इसको लेबल देते हैं डिसीजन बाउंड्री। रन करते तो आप देखिए हमारी डिसीजन बाउंड्री यहाँ पे प्लॉट हो चुकी है। अभी आप देखोगे ये जो डिसीजन बाउंड्री है ना ये थोड़ी शिफ्टेड है उस क्लास की ओर जिस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत लो थी। हमने ऊपर देखा था जब हमने प्रायर प्रोबेबिलिटीज देखी थी ना, प्रायर प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी यहाँ पर। आप देखिए ये जो नो क्लास है ना इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी, ये जो यस क्लास है ना इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी। तो डिसीजन बाउंड्री उस क्लास की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे ये जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है ये बहुत लो होती है। तो हमारे केस में यस की प्रोबेबिलिटी बहुत लो थी। तो आप देखोगे हमारी जो डिसीजन बाउंड्री है वो जो यस का डेंसिटी कर्व है ना उसके ओर ज़्यादा शिफ्ट है। अब ये डिसीजन बाउंड्री हमें क्या बता रही है, इस ग्रीन लाइन के लेफ्ट साइड जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे ना वो नो क्लास में असाइन किए जाएंगे, वो नो क्लास के लिए क्लासीफाई किए जाएंगे। और इस ग्रीन लाइन के राइट साइड में जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे वो यस क्लास को असाइन किए जाएंगे। हम यहाँ पे हमारे लीजेंड्स भी दे देते हैं, मतलब आपको ये रिकॉग्नाइज करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा।
यहाँ पे सिंपली कॉल करना है plt.legend, रन करते तो आप देखिए हमारे जो लीजेंड्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी हम देखते हैं इस डिसीजन बाउंड्री के बेसिस पे कैसे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। आप देखिए 2000 के लेफ्ट के साइड जितने भी हम वैल्यूज लेंगे वो नो क्लास को बिलोंग करनी चाहिए, और राइट साइड में जो वैल्यूज लेंगे वो यस क्लास को बिलोंग करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एलडीए मॉडल हमने फिट किया था ना, उस पर हम प्रेडिक्ट मेथड कॉल करके देखते एलडीए डॉट प्रेडिक्ट। अभी हमें टेस्ट के लिए डेटा चाहिए क्योंकि बस हमें ये डिसीजन बाउंड्री चेक करनी है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहीं पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं और यहीं पे यस और नो दोनों के लिए वैल्यूज लेके देखते हैं। मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करता हूँ पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब सबसे पहली जो आर्गुमेंट जाती है डेटा फ्रेम को वो जाता है डेटा। यहाँ पे एक एनपी एरे भी पास कर सकता हूँ और एक सिंपल एरे भी पास कर सकता हूँ। मैं 2000 से ग्रेटर वैल्यू लेके देखता हूँ 2100। और हमें यहाँ पे कॉलम नेम भी देना होगा कि हमारा मॉडल डेटा फ्रेम पे ट्रेन हुआ था। कॉलम नेम भी सेम देना है आपको जो प्रेडिक्टर्स। मैं यहाँ पे ये रन करता हूँ, आप देखिए जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना हमारे टेस्ट डेटा का वो यस हुआ है। वैसे ही अगर आप 2000 के नीचे कोई वैल्यू लोगे ना, आप देखोगे हम लेते हैं यहाँ पे 1900, ये नो क्लास को बिलोंग कर रही है, ये लेफ्ट साइड आ रही है हमारे डिसीजन बाउंड्री। इस प्लॉट से आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो नो क्लास के लिए जो स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा है और यस क्लास के लिए बहुत कम। और इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है ना वहाँ हमारी डिसीजन बाउंड्री शिफ्ट हो जाती है। तो ये भी अगर आपको चेक करना है कि यस और नो की फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं क्या करता हूँ, जो हमारा डिफॉल्ट डेटा है वो लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली फिल्टरिंग करते हैं, जो हमारा डिफॉल्ट डेटा है वहाँ पे मुझे डिफॉल्ट वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए जहाँ पे वो इक्वल्स टू नो हो। अब इसको हम काउंट करते हैं तो आप देखिए जो हमारे नो कैटेगरी के लिए वैल्यू है ना वो है 9667। और यही अगर आप यस क्लास के लिए करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो यस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे 333 है। इसलिए जो हमारी यस क्लास के लिए जो स्पेस है ना वो बहुत कम है यहाँ पे, और नो क्लास के लिए बहुत हाई है। तो आपको मैंने ये भी कहा था, हम जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं और वो एक बेल शेप की तरह होता है। तो आप देखिए यहाँ पे भी हमें एक बेल शेप दिख रहा है। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मीन के पास लाई करती है, और जितना आप मीन के दूर जाओगे यहाँ पे वहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो उतने कम लाई करेंगे। तो यही था पूरा कंसेप्ट लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि एलडीए फॉर पी इक्वल्स टू 1 हम कैसे फिट करते हैं और उसके बिहाइंड क्या थी। मैं होप करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा, मतलब इसके बिहाइंड जो थ्योरी थी और इसका जो कोड इंप्लीमेंटेशन था। अब इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।